उसी रात वो लड़का आकी के घर के सभी सर्वेंट्स को बुलाकर योशिनो के फादर से कहता है कि वो उस घर के हेड से मिलना चाहता है। वो उन्हें बताता है कि उसके पास एक लेटर है जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था, इसलिए उस लेटर को उन्हें देते हुए उसे उन्हें देखने को कहता है। और वो जैसे ही उस लेटर को देखते हैं वो पूरी तरह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि यादागाकी टाइगर ने गासो कानेत्सु को 15 जनरेशन के हेड से वादा किया था कि उनकी 17 जनरेशन का वारिस उनके ही फैमिली में शादी करेगा। ये सुनते ही आकी हल्का सा ब्लश करने लगती है, क्योंकि उसकी नजर में वो लड़का बचपन वाला मासूमुने जो होता है। उधर योशिनो को सिचुएशन समझ आते ही वो तुरंत मासूमुने को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मासूमुने तो अलग ही जोन में होता है। फोन कहीं और पड़ा होता है और ये बंदा जंगल में अपनी हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो पूरे 500 पुशअप्स मार देता है। मतलब उसका मोटिवेशन लेवल ऐसा है कि उसे बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, बस पहले उसे अपनी बॉडी बनानी है। फिर उनकी गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुबह जब आकी और योशिनो स्कूल पहुंचते हैं तो गेट के सामने ही एक लड़का उनका रास्ता रोक लेता है। भाई फुल कॉन्फिडेंस में होता है और सीधे आकी से पूछता है, मेरे साथ डेट पर चलोगी? अब ये सुनते ही आकी का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है, आखिर लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है जो खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। फिर वो एक मार्कर निकालती है और उसके टी शर्ट पर लिख देती है, तुम्हारे निप्पल्स दिख रहे हैं। इतना लिखकर आकी फुल स्वेज मोड में वहां से निकल जाती है और वो लड़का शर्म से उस पर चिल्लाते रहता है। फिर आकी जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करती है वहाँ कानेको और कीबा उससे मिलती हैं। दोनों ही उससे फुल इम्प्रेस्ड होती हैं और उसकी अभी अभी वाली सेवेज एंट्री के लिए उसकी तारीफ करने लगती हैं। वो उसे बताती है कि जिस लड़के का उसने अभी इंसल्ट किया है वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, बल्कि स्कूल का सबसे बढ़िया बेसबॉल प्लेयर था। यहाँ तक कि वो हाई स्कूल बेसबॉल टूर्नामेंट में भी जाने के बहुत करीब था, बस लास्ट मोमेंट पर हार गया। इतना कहते ही कीबा तुरंत अपनी तलवार दिखाते हुए बोलती है, मैं उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर दोनों आपस में ही लड़ने लगती हैं। उन्हें लड़ता देख आकी उनसे बोलती है कि तुम दोनों अभी तक नहीं बदले। कानेको उसे छेड़ते हुए बोलती है, तुम भी तो नहीं बदले, तुमने तो टॉप बेसबॉल प्लेयर तक को स्कूल शुरू होने के पहले दिन ही रिजेक्ट कर दिया है। इस पर आकी बिल्कुल कैजुअली बोलती है, तुम्हें पता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनते ही दोनों फिर से उसकी तारीफ करने लगती हैं। लेकिन तभी ग्रुप की तीसरी लड़की मारी भी वहां आ जाती है और वो आकी से बोलती है, पर मुझे तो लगता है तुम बदल गई हो, क्योंकि तुम आजकल हमसे ज्यादा टाइम उस मासामुने मकाबे के साथ स्पेंड कर रही हो। ये सुनते ही आकी उससे बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस ऐसा लग रहा होगा। लेकिन मारी सीधा अपना फोन निकालती है और उसमें आकी, मासामुने और बाकी दोस्तों की फोटोज देखते हुए बताती है, सोशल मीडिया के हिसाब से तुम दोनों ने अपनी समर वेकेशन साथ में बिताई है। इतना सुनते ही कानेको और कीबा दोनों शॉक हो जाती हैं। वो चिल्लाती हैं कि नहीं हो सकता और आकी बात संभालते हुए कहती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने तो बस कोजरो को साथ चलने को कहा था, पर मकाबे खुद ही उनके साथ आने के लिए तैयार हो गया। मारी ये सब सुनकर मन ही मन सोचती है, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर कानेको और कीबा दोनों थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलती हैं कि काश वो भी आकी को उस स्विम सूट में देख पाती, और वो बीच भी। मारी उन्हें बताती है कि वो कोई नॉर्मल बीच नहीं था, बल्कि वो एक प्राइवेट बीच था। ये सुनते ही दोनों फिर से शॉक हो जाती हैं। तभी वहीं वो लड़का वहां जाता है और बोलता है, प्राइवेट बीच, ये तो सच में किसी सपने जैसा है, हमें भी कभी कभी वहां जाना चाहिए। उसे देखते ही तीनों के दिमाग में एक ही बात आती है, इसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये किससे बात कर रहा है। और मारी कहती है कि लगता है आज नया रिकॉर्ड बनेगा। सुबह सुबह एक लड़का पहले से ही शर्मिंदा हो चुका है और अब ये दूसरा है, लेकिन इस बार सीन थोड़ा उल्टा हो जाता है। आकी हल्का सा ब्लश करते हुए बोलती है, तुम सही कह रहे हो, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो सब जैसे ही सुनती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। आकी उससे आगे कहती है कि उसे अब ऑफिस जाना चाहिए उसके ट्रांसफर पेपर वर्क के लिए, और ये बोलकर वो उसके साथ ही वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही कीबा और कानेको पूरी तरह शॉक्ड रह जाती हैं। वो आपस में बात करती हैं कि क्या ये सच में वही आकी है जो लड़कों से नफरत करती है और उन्हें सीधा इग्नोर कर देती है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि अभी उन्होंने क्या देख लिया। तभी मारी थोड़ा सीरियस होकर उनसे कहती है, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम आकी को शायद गलत समझ रहे थे? जिसे सुनकर दोनों और कंफ्यूज हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो क्या कहना चाहती है। जिस पर मारी उन्हें बताती है कि शायद जिसे वो अब तक क्रूल प्रिंसेस समझते आ रहे थे वो असल में वैसी है ही नहीं। ये सुनकर दोनों तुरंत पूछती हैं, तो फिर वो कौन है? और तभी मारी एकदम अनएक्सपेक्टेड बात बोलती है, शायद वो बस मोटे लड़कों को पसंद करने वाली है। उधर मासूमुने फुल जोश में अपनी क्लास का दरवाजा खोलता है और अंदर आते ही सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, जिस पर क्लास की सारी लड़कियां भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और उन्हीं में से एक होती है नेको। जैसे उसकी नजर नेको पर पड़ती है वो अचानक रुककर उससे हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेको बिल्कुल कैजुअली जवाब देती है कि वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट है, क्या वो भूल गया? इसके बाद मासूमुने उसे क्लास के बाहर ले जाकर पूछता है कि उसे तो लगा था कि वो अपनी सर्जरी के लिए किसी लंबी जर्नी पर गई है। नेको थोड़ा मजाकिया अंदाज में बताने लगती है कि उन्होंने उसे काटा, अंदर से कुछ निकाला, फिर उसे सिला, दवाइयाँ दी और फिर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर मासूमुने थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तब नेको उसे आगे बताती है कि वो पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में थी और कल ही उसे डिस्चार्ज मिला है। ये सुनकर मासूमुने सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है, मैं तो पूरे महीने उसके बारे में सोच कर बिल्कुल टूट सा गया था और ये यहाँ पहले जैसे ही खड़ी है। तभी नेको उससे पूछती है कि उसके और आकी के बीच कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं, क्योंकि उसके पास तो काफी टाइम था अपने गोल पर अच्छे से फोकस करने के लिए। क्या तुम आकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की थोड़ा
थोड़ा भी करीब पहुंचे। ये सुनकर मासूमुने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और सीधा जवाब देता है कि वो बस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। जिसे सुनते ही नेको उससे गुस्से में बोलती है कि क्या इसका मतलब कि तुम अभी भी सिंगल हो और तुम अभी भी कुछ नहीं कर पाए। मासूमुने अचानक चिल्लाने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो बस उसी के बारे में सोच रहा था जो नेको ने उससे आखिरी बार कहा था। तभी नेको खिड़की से नीचे देखती है और आकी को उस लड़के के साथ देखकर कहती है, देखो अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद देर हो सकती है। जिसे सुनकर मासूमुने भी नीचे देखता है और आकी को उसके साथ देखकर एक पल के लिए शौक हो जाता है। लेकिन तभी जैसे ही उसकी नजर उस लड़के पर अच्छे से पड़ती है, उसका मोटापा देखकर वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है, फुजोनोमिया क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मोटा लड़का मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है? इस पर नेको उससे बोलती है कि वो वैसे पहले से ज्यादा फिट लग रहा है। मासूमुने तुरंत पोज मारते हुए बोलता है, तो तुमने नोटिस कर ही लिया। लेकिन अगले ही पल नेको कैजुअली बोल देती है, या फिर शायद ये मेरा इमेजिनेशन भी हो सकता है। इसके बाद मासूमुने अपनी क्लास में होता है और जैसे ही स्कूल की बेल बजती है, कोजरो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ घर चलेगा। लेकिन मासूमुने उसे मना कर देता है और बताता है कि वो अरागाकी को उसका गिफ्ट देने जा रहा है, जो उसने खास उसके लिए अपनी ट्रिप से खरीदा था। और जैसे ही वो क्लास से निकलता है, वो पूरा स्टाइल दिखाते हुए जाता है, जिससे सभी लड़कियां बस उसी को देख रही होती हैं। अब वो सीधे आकी की क्लास में पहुंचता है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। तभी वो नया लड़का बीच में बोल पड़ता है, शायद तुमसे कोई मिलने आया है स्वीटहार्ट। ये सुनते ही मासूमुने का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो मन ही मन सोचता है, इसने उसे स्वीटहार्ट कहा। फिर वो सीधा आकी से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर वो लड़का खुद आगे आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम गासो कानेत्सुगु है और वो यासाका हाई स्कूल से आज ही ट्रांसफर हुआ है। वो मासूमुने से पूछता है कि वो कौन है। मासूमुने उसे सिंपली जवाब देता है कि वो मासूमुने है, जिस पर वो लड़का हंसते हुए बोलता है कि ये काफी अजीब बात है, क्योंकि उसका निकनेम भी हमेशा से मासूमुने ही रहा है। ये सुनकर मासूमुने थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, तुम उसे कैसे जानते हो? क्या तुम उसके कोई रिलेटिव हो? वो लड़का हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो ऐसा ही समझ सकता है, क्योंकि वो और आकी जल्दी शादी करने वाले हैं। मासूमुने जैसे ही सुनता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो तुरंत योशिनो को ढूंढने निकलता है, पर वो उसे दरवाजे पर ही मिल जाती है। तो वो उसे पकड़कर सीधा उस पुराने जिम में ले जाता है, जहाँ योशिनो उसे शांत होने के लिए कहती है। लेकिन मासूमुने अब पूरी तरह भड़का होता है। वो कहता है, तुम मुझे शांत रहने को कैसे बोल सकती हो, और ये शादी वाली बात क्या है, जल्दी बताओ, और तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? योशिनो उसे समझाती है कि उसने मासूमुने को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया, और उसे पूरी बात डिटेल में बताती है। और ये भी कहती है कि वो खुद भी ये सब सुनकर काफी शौक में थी। मासूमुने सफाई देता है कि वो जंगल में अपनी प्रैक्टिस में इतना बिजी था कि उसने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब उसके दिमाग में एक ही डाउट चल रहा होता है कि कहीं ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा। इस पर योशिनो बताती है कि उसने इसके बारे में पता करने की कोशिश की थी, और जो वो लेटर है वो सच में जीनियन लगता है। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि वो लड़का भी आकी के मेंशन में ही रह रहा है। ये सुनते ही मासूमुने भड़क जाता है कि आखिर आकी को इस पूरे अरेंज मैरिज वाली चीज से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। योशिनो थोड़ा सोचकर बोलती है, मिस आकी इन दिनों थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, तो हो सकता है कि ये प्यार हो। ये सुनते ही मासूमुने जोर से चिल्ला उठता है और गुस्से में स्कूल के हॉलवे में चलते हुए बस एक ही बात बोलता है, आखिर ये लड़का है कौन? फिर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो उसे फुटबॉल खेलते हुए देखता है और हैरान रह जाता है कि इतना मोटा होने के बावजूद वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छा है और दूसरों की उसमें मदद भी करता है। फिर जब कानेत्सुगु लंच लेता है तो कुछ लोग उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाने लगते हैं। ये देखकर मासूमुने सोचता है कि ये इतना फ्रेंडली है कि लड़के और लड़कियों दोनों में ही पॉपुलर है। और तभी वो आकी से बोलता है, चलो साथ में लंच करते हैं। आकी थोड़ा शर्माते हुए उसे धीरे बोलने को कहती है। मासूमुने अंदर ही अंदर और जलने लगता है और उसके पीछे मारी, कानेको और कीबा उसे देख रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ मासूमुने एक पिग्गी वाले झूले पर बैठा होता है और उसी के बारे में सोच सोच कर गुस्सा कर रहा होता है। तभी योशिनो उसे बताती है कि वो लड़का उनका बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड है और आदागा की फैमिली को वो लोग काफी टाइम से जानते हैं। मासूमुने इरिटेट होकर बोलता है, पर वो इतना मोटा है कि उसे तो ढंग से बेल्ट भी फिट नहीं होती होगी, और वो मुझसे भी सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मैं मोटा था। कहीं उसने कुछ ज्यादा ही कैलोरीज तो नहीं खा ली जो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका है। इस पर योशिनो जवाब देती है कि उसे तो ऐसा नहीं लगता, और उसे आगे बताती है कि लड़कियों की फीलिंग्स बदल सकती है, क्योंकि वो कब क्या सोच ले कुछ नहीं पता। इतना कहने के बाद वो अचानक सीरियस होकर उससे माफी मांगने लगती है। मासूमुने उससे कहता है कि उसे इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन योशिनो नीचे देखते हुए कहती है, तुम ऐसा कह रहे हो पर सच में मुझे मांगनी ही चाहिए। ये सुनकर मासूमुने पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। उधर कानेको, कीबा और मारी भी आकी को लेकर परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि आकी ने अब तक उनके साथ एक बार भी लंच नहीं किया, क्योंकि जैसे ही लंच टाइम होता था वो वहाँ से भाग जाती थी। इतना ही नहीं, उनका जो सपना था लड़कों को पूरी तरह शर्मिंदा करने का, वो भी उसने पूरी तरह खत्म कर दिया। वो आगे उससे कहती हैं कि उन्हें उससे बहुत उम्मीद थी, और इसी वजह से मारी थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ कानेत्सुगु आ जाता है और कैजुअली उनके साथ लंच करने की बात करता है, पर कीबा उसे देखते ही भड़क जाती है और अपनी तलवार निकालकर सीधा उस पर हमला करने लगती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। पर तभी वो उसे रुकने को बोलते हुए कहता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर कीबा रुक जाती है और वो बताता है कि उसे उन्हें कोई जरूरी बात बतानी है। और मासूमुने की क्लास में फुतावा सबको बताती है कि वो क्लास प्रोजेक्ट के लिए एक फेस्टिवल प्लान कर रही है और उसने इसके लिए पूरा
आइडिया भी सोच रखा है। वो आगे अनाउंस करती है कि उसमें कोजरो बनेगा स्नो वाइट और मासामुने होगा प्रिंस चार्मिंग। ये सुनते ही कोजरो का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि प्रिंसेस वाला रोल आखिर उसी को क्यों मिला है, लेकिन नेको और बाकी पूरी क्लास को ये आइडिया काफी मजेदार लगता है। फिर फुतावा फुल एनर्जी में चिल्लाती है, क्लास 2 भी चलो काम पर लग जाओ। ये सुनते ही पूरी क्लास एक साथ जोर से हाँ जवाब देती है। मासामुने कोजरो से कहता है कि हार मान लो दोस्त, हम इन सब के आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि उसे एक्टिंग या गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो उस मोटे को अपना प्लान खराब नहीं करने देगा। अब मासामुने एक बार फिर स्कूल के हॉलवे से गुजर रहा होता है, तभी उसे दूसरी तरफ से उसकी तरफ आकी आती हुई दिखती है। वो तुरंत छिप जाता है और मनी मन सोचता है कि यही सही मौका है, क्योंकि वो मोटा अभी उसके साथ नहीं है। जैसे ही आकी उसके पास आती है, मासामुने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और सीधा दीवार से सटा देता है। आकी अचानक हैरान होकर पूछती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? मासामुने उससे बोलता है कि उसे लगा उसके पास यही मौका है उससे बात करने का, लेकिन आकी साफ मना कर देती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। मासामुने कहता है कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर तभी आकी अचानक उसके बिल्कुल पास आ जाती है और धीरे से कहती है, तुम्हारी पैंट की जिप खुली है। ये सुनते ही मासामुने घबरा जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो झूठ बोल रही थी। लेकिन तब तक आकी वहाँ से निकल चुकी होती है और उसी वक्त कानेत्सुगु वहाँ आ जाता है। आकी कैजुअली उसके साथ क्लास में चली जाती है। ये सब देखकर मासामुने गुस्से से अपने मन में कहता है, उस मोटे ने सब खराब कर दिया। उधर वो तीनों भी ये सब देख रही होती है और शौक होकर बोल पड़ती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई आकी को दीवार से सटाने की। वो कहती है कि उन्होंने शायद सही फैसला लिया है, आकी और उसके फियांसे को प्रोटेक्ट करने का। और उन्हें रेस्टोरेंट का आगे का फ्लैशबैक जब कानेत्सुगु उनसे कहता है कि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बताता है कि उसे खुद नहीं पता कैसे, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वो आकी से एंगेज्ड हो गया है। लेकिन उसका कोई इरादा नहीं है कि वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाए। और वो आगे बोलता है कि आकी एक गोडेस जैसी है, पर वो एक मोटा इंसान है जिसे उसे छूने का भी हक नहीं है। ये सुनकर वो सब उससे सीधा पूछती है, तो क्या तुम उसे सच में किस भी नहीं करोगे? इस पर वो बिना हिचकिचाए जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, उसे अपनी जगह पता है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब ये सब सुनने के बाद तीनों आपस में डिस्कस करने लगती है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लड़का तो काफी अच्छा लग रहा है और वैसे भी आकी मासामुने मकाबे से ज्यादा इसके साथ सेफ रहेगी। फिर जैसे ही वो फ्लैशबैक से बाहर आती है, तीनों गुस्से में डिसाइड करती है कि वो उस मासामुने मकाबे को अपनी गोडेस के पास आने नहीं देंगी। जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगी। अब सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में, जहाँ इस बार हर साल से ज्यादा फेस्टिवल रिक्वेस्ट आई होती है। तभी वहाँ कानेको आती है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होती है। वो हाथ में 2 पेपर्स लेकर अचानक बोलती है, ये तो प्रॉब्लम है। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि क्लास 2A और 2B दोनों ही स्नो वाइट प्ले करना चाहते हैं। यहाँ 2A आकी की क्लास होती है और 2B मासामुने की। अब एक मेंबर बोलता है, दोनों क्लास सेम चीज तो नहीं कर सकती, और वैसे भी क्लास 2B ने ये रिक्वेस्ट पहले दी थी, तो ये मौका उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कानेको अपनी पावर्स दिखाती है और सीधे बोल देती है, नहीं, ये प्ले क्लास 2A ही करेगी। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जिसपे वो कैजुअली बोलती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट क्लास है। ये सुनते ही वो लोग थोड़ा अपोज करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के आगे किसी की नहीं चलती और आखिर में फैसला 2A के फेवर में चला जाता है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर फुताबा को बताती है कि उनका फेस्टिवल प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि दोनों क्लास सेम प्ले नहीं कर सकती और वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि 2A ही ये प्ले करेगी। ये सुनते ही फुताबा शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि आखिर हमेशा उनके ही साथ ऐसा क्यों होता है। तभी मासामुने वहाँ आता है और नेको से पूछता है कि आखिर क्या बात है। नेको से बताती है कि उनका फेस्टिवल वाला प्रपोजल कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन फुताबा हार मानने वालों में से नहीं होती। वो सीधे बोलती है, उन्होंने अपने प्रपोजल पहले सबमिट किया था, तो उसे इस डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिसाइड करती है कि वो खुद क्लास 2A से बात करेगी और भागते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो जाकर मारी से बात करती है तो मारी साफ मना कर देती है। वो बताती है कि उन्होंने पहले ही स्नो वाइट प्ले के लिए कानेत्सुगु और आकी को लीडिंग रोल्स में डिसाइड कर लिया है, तो अब कुछ चेंज नहीं होगा। तभी मासामुने भी भागते हुए वहाँ पहुंच जाता है और फुताबा अभी भी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये फेस्टिवल वही करेंगे, मासामुने और कोजरो के साथ। तभी आकी वहाँ आकर फुताबा को सुनाते हुए बोलती है कि उसे पूरे यकीन है कि उसका प्रपोजल एस्थेटिक्स की वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि 2 लड़कों को लीड में रखकर स्नो वाइट करना ये तो बस मजाक लगता है। ये सुनते ही फुताबा अपना आपा खो देती है और गुस्से में बोल पड़ती है, कोई भी ऑडियंस एक मोटे प्रिंस चार्मिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस पर आकी बिना पीछे हटे जवाब देती है, मोटा होना अक्सर हैसियत की निशानी होती है। तभी कानेत्सुगु भी वहाँ आ जाता है और आकी से कहता है कि उसे उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो कैसा फील कर रही है। जैसे ही आकी उसे देखती है, वो फिर अचानक अपने शर्माने वाले मोड में आ जाती है, जिसे देखकर मासामुने अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है कि आखिर ये अचानक इतने कैसे बदल गई, ये मुझे सच में परेशान कर रहा है। इसके बाद मासामुने एक आइडिया देता है, क्यों ना इसे पॉपुलर वोट से डिसाइड किया जाए, जहाँ सारे स्टूडेंट्स वोट करेंगे कि वो किसे परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, जिससे फेस्टिवल का प्रमोशन भी हो जाएगा और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये आइडिया सुनकर आकी और फुताबा दोनों को ये काफी पसंद आता है और सब आपस में इस पर डिस्कशन करने लगते हैं। लेकिन तभी मासामुने कानेत्सुगु को साइड में ले जाता है और उसे एक चैलेंज देता है, क्यों ना एक और कंपटीशन किया जाए, जिसमें जो भी जीतेगा वो फेस्टिवल के बाद होने वाली आफ्टर पार्टी में आकी के साथ डांस करेगा। ये सुनकर कानेत्सुगु बिना हिचकिचाए उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है